हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर। लेकिन इससे पहले जो हमने एप्लीकेशन ऑफ बोर्स मॉडल पढ़े हैं उसके कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं कराना चाहता हूं जिससे जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो रिलेशन है वो तुम्हारी समझ में आ पाए और एनर्जी और वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी तुम्हारी समझ में आ पाए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। क्वेश्चन लिखो सबसे पहले, स्क्रीन पे तुम्हें दिख रहा होगा। ठीक है, वॉच आर द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ अ फोटोन। फ्रीक्वेंसी मतलब न्यू पूछा है। ठीक है, इसके बाद वेवलेंथ मतलब लैम्डा तुमसे पूछा है ऑफ अ फोटोन एमिटेड ड्यूरिंग अ ट्रांजिशन फ्रॉम n इक्वल टू 5 स्टेट टू द n इक्वल टू 2 स्टेट। मतलब n1 इसने बोल दिया 5 और n2 बोला है बेटा इसने 2। ठीक है, इन दी हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम गिवन है मतलब इसने जेड फिक्स कर दिया। जेड क्या है बेटा? 1 है। जेड क्या है? 1 है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था। अब हम बात करते हैं कि इसका आंसर कैसे निकालेंगे। देखो, एक तरीका तो तुम्हारे पास वो है, न्यू निकालना है, लैम्डा निकालना है। तो न्यू और लैम्डा निकालने के लिए तुम्हें पता है एनर्जी तो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इक्वल टू एच न्यू ये रिलेशन होता है और C इक्वल टू न्यू लेमडा। ठीक है, तो न्यू तो तुम्हें दोनों जगह निकालना पड़ेगा, चाहे तुम लेमडा निकालो चाहे तुम चाहे तुम मतलब एनर्जी निकालो। तो न्यू निकालने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? एनर्जी चाहिए। डायरेक्ट रिलेशन तो है नहीं कुछ भी इनके बीच में। तो हम स्टार्ट करते हैं एक एक करके। इसका मतलब पहले हमें एनर्जी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो एनर्जी के लिए मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया बेटा, एनर्जी ऑफ द स्टेट हम कोई भी एनर्जी निकाल सकते हैं किसी भी ऑर्बिट के लिए। तो ई एन का फॉर्मूला होता है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, इसमें वैल्यूज पुट कर दो। जेड कितना दिया है? 1। कौन सी स्टेट की बात हो रही है? फिफ्थ स्टेट की बात हो रही है। ठीक है, फिफ्थ स्टेट की बात हो रही है। तो n1 रख दिया मैंने 5। तो मैं यहाँ पे E5 कैलकुलेट कर रहा हूँ, एनर्जी ऑफ द फिफ्थ स्टेट। वैल्यूज रखो -30। अच्छा, यहाँ जो आंसर आता है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है, ये और याद रखना। वैल्यूज रखो -13.6 इंटू 1 अपॉन जेड की वैल्यू 1 और n कितना है? 5 लिया हुआ है। 5 का स्क्वायर कर देंगे, n स्क्वायर है तो 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिमिलरली n2 निकालूंगा बेटा, किसके लिए? n2 की वैल्यू 2 दी है। E2 कितना आ जाएगा? -13.6 इंटू 1 अपॉन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अगर मुझे डेल्टा E निकालना है तो क्या कर दो? E5 माइनस E2 कर दो और आंसर मिल जाएगा। आंसर मिलेगा तुम्हें -2 पॉइंट। जब तुम ये दोनों को माइनस करोगे, ऊपर वाले में से इसको माइनस कर दो। ठीक है, तो तुम्हें आंसर मिलेगा बेटा माइनस का 2.58 इंटू 10 टू दावर -18 जूल। ठीक है, 2.58 इंटू 10 टू दावर -18 जूल। नाउ अब एक रिलेशन बता रहा हूं तुम्हें। एक जूल में 6.242 इंटू 10 टू दावर 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये एक पर्टिकुलर डेटा जो तुम्हें याद होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल के बीच का रिलेशन। तो मैं यहां से एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू निकाल सकता हूं। सॉरी, ये हमने जो कैलकुलेट किया ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, देखो। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना हो जाएगा बेटा? 1/6 पॉइंट यहां से। ठीक है, 1/6.242 इंटू 10 टू दावर 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नीचे और ऊपर जूल। ठीक है, ये आ गया। तो तुम्हें क्या करना है? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू इतनी है तो यहां से इलेक्ट्रॉन वोल्ट हटाना है। तो हर डिजिट में इसका डिवाइड कर दो, जूल में कन्वर्ट हो जाएगी वो वैल्यू। तो डेल्टा ई कितना आ जाएगा? -2.58 इंटू 10 टू दावर -18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह अगर मैं यहां पे डिवाइड कर देता हूं किससे? 6 पॉइंट, किससे बेटा? 6 पॉइंट, सॉरी यहां पे आंसर आएगा अगर तुम बेटा
यहाँ पे E5 -2 मतलब इसमें से इसको माइनस करोगे तो वैल्यू तुम्हें मिलेगी -2.586 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब नाउ सिंस 1 जूल इक्वल्स टू होता है बेटा 6.242 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना हो जाएगा, इसको इसके नीचे ले जाओ, 1 जूल डिवाइडेड बाय 6.242 इंटू 10⁻18, ठीक है। देयरफॉर इसे, इस वाली डिजिट को अब मैं जूल में कन्वर्ट कर सकता हूं। कैसे करूंगा, सिंपल, माइनस इस वाली इक्वेशन पे आ जाओ, यहां पे क्या कर दो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हटाना है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हटाओ और इसके नीचे डिवाइड कर दो किसका, 6.242 इंटू 10⁻18 का, तो बेटा ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जूल में। और जो आंसर आएगा वो होगा -0.4575, या राउंड फिगर लिख रहा हूं, 8 इंटू 10⁻⁻0.458 इंटू 10⁻⁻18 जूल, ठीक है। या फिर इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है -4.58 इंटू 10⁻⁻19 जूल। क्या ये बात समझ में आ रही है? एक तो ये तरीका हो गया, ठीक है। और कुछ लोग इसे फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं, एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी है इसके लिए, लेकिन इतने सारे फॉर्मूला को याद रखोगे तुम लोग तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसीलिए मैं ये तरीका प्रेफर करता हूं। एक बार सीख लिया बस, वैल्यू निकालो, उसे जूल में कन्वर्ट कर दो, आंसर खत्म। लेकिन अगर तुम्हें फॉर्मूला जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो याद करना है, उसकी डेरिवेशन देखनी है, तो उसमें भी देख सकते हो। देखो डेल्टा ई क्या होगा बेटा, ई एफ, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, ठीक है। ई एन क्या होता है, अगर मैं आर एच की वैल्यू, राइवर्ज कांस्टेंट की वैल्यू जूल के टर्म्स में लिखता हूं तो ये आती है -2.18, ठीक है, इंटू 10⁻18 जूल, ठीक है। क्या आती है, 2.18 इंटू 10⁻18, सॉरी 2.10⁻−18 जूल, आर एच की वैल्यू ये आती है। तो यहां पे ये फॉर्मूला होता है एक ई एन के लिए -RH/n², इससे भी निकाल सकते हो तुम लोग, ठीक है। माइनस इसके लिए भी क्या आ जाएगा, RH/n², यहां फाइनल है मतलब फाइनल स्टेट, यहां इनिशियल है मतलब इनिशियल स्टेट। देयरफॉर ई एन क्या आ गया बेटा, -RH कॉमन ले लो तो 1/NF² माइनस 1/NI², दैट्स ऑल। ये एक फॉर्मूला बन गया जहां पे RH की वैल्यू ये रही, वैल्यू पुट कर दो 2.18 इंटू 10⁻−18 जूल, और NF ये रहा, ठीक है, सॉरी NF2 और NI इनिशियल स्टेट 5 है, ठीक है। देयरफॉर एनर्जी अगर मैं निकालूं, यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस आएगा, ये क्या आएगा, डेल्टा ई, एनर्जी डिफरेंस। तो डेल्टा ई अगर मैं निकालता हूं बेटा तो क्या आएगा, -2.18 इंटू 10⁻−18 अपॉन 1/2² माइनस 1/5²। जरा इसे कैलकुलेट करोगे, जब इसे कैलकुलेट करोगे तो सॉल्व होके आंसर वही आएगा जो पहले आ रहा था, -4.58 इंटू 10⁻−19 जूल। क्लियर है? यहां माइनस क्यों आता है, ये शो कर रहा है कि एनर्जी बेटा क्या हो रही है, एनर्जी क्या हो रही है बेटा, एमिट हो रही है, और कुछ इस पे फर्क नहीं पड़ेगा। यहां तक बात क्लियर है, ठीक है। चलो अब डेल्टा ई हो गया, इसके बाद हमें क्या निकालना है, लैम्डा। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी देख लो, न्यू क्या होता है बेटा, सॉरी ई इक्वल टू एच न्यू था, ठीक है। तो डेल्टा ई इक्वल टू एच न्यू समझ लो, देयरफॉर न्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा ई बाय एच। क्या हो जाएगा, डेल्टा ई बाय एच। ये सब मिटा दूं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो तुम चाहो तो, ठीक है। लेकिन मैं समझता हूं वो पहले वाला आसान तरीका ही है, क्योंकि डायरेक्ट वैल्यू निकालो, एक में से दूसरी घटा दो, आंसर आ जाएगा। डेल्टा ई कितनी कैलकुलेट की, -4.58 इंटू 10⁻−19 जूल डिवाइडेड बाय एच 6.626 इंटू 10⁻−34 जूल सेकेंड, ठीक है। न्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, आंसर तुम्हारा फ्रीक्वेंसी का 1/सेकंड में आएगा। 1/सेकंड होता है बेटा हर्ट्ज, 1/सेकंड को ही हर्ट्ज बोलते हैं, ठीक है। तो और वैल्यू आ रही है न्यू की
है ना, वैल्यू आएगी बेटा न्यू की, यहां से वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आएगी 6.91 इंटू 10⁻14 पर सेकंड, मतलब 1/सेकंड को पर सेकंड भी लिख सकता हूं और पर सेकंड की जगह मैं हर्ट्ज भी लिख सकता हूं। तो ये न्यू कैलकुलेट हो गई। अब लैम्डा क्या होता है, लैम्डा होता है बेटा सी बाय न्यू, ठीक है, लैम्डा क्या होगा सी बाय न्यू। तो वैल्यू रख दो, सी क्या होगा, सी बताओ तुम, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय न्यू क्या है बेटा, अभी कैलकुलेट किया 6.91 इंटू 10⁻14 पर सेकंड, मतलब 1/सेकंड, 1/सेकंड से 1/सेकंड कैंसिल, केवल मीटर की यूनिट बची। तो मीटर में आंसर आएगा, फिर उसे नैनोमीटर में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है, और आंसर आएगा नैनोमीटर में 434 नैनोमीटर। कैसे कन्वर्ट करोगे मीटर से नैनोमीटर में, तो 1 नैनोमीटर होता है बेटा 10⁻⁹ मीटर, ठीक है, तो 1 मीटर में कितने हो जाएंगे 10⁻⁹ मीटर हो जाएगा, ठीक है, 10⁻⁹ नैनोमीटर हो जाएगा। बस सिंपल आंसर आ गया, लैम्डा कैलकुलेट हो गई। ये समझ में आ गया तुम्हारे, ठीक है। तो मेरा मेन कॉन्सेप्ट था जूल से इलेक्ट्रोवोल्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो तुम्हें एक ही रिलेशन याद रखना है, लास्ट में कंक्लूड कर देता हूं। 1 जूल होता है बेटा 6.242 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये याद रखना बस, ठीक है, क्योंकि मैंने तुम्हें जो कैलकुलेशन सिखाई है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में सिखाई है और बड़ी आसान तरीके से सिखाया है तुम्हें सब कुछ, ठीक है। चलो अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेटा, मेन टॉपिक पे आते हैं और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर। ये डुअल बिहेवियर की बात कैसे आई, देखो हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा, पहले हमें डाउट था तो कि भाई रदरफोर्ड ने जो दिया था उसके कुछ ड्रॉबैक आ रहे थे कि पार्टिकल तो एमिट करता है रेडिएशन, तो हो सकता है कि भाई वेव नेचर दिखाता होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, रेडिएशन को प्रूफ करने के लिए, जो लाइट के रेडिएशन थे उसको प्रूफ करने के लिए 2 तरीके के नेचर की कोशिश की, ठीक है। एक तो हमने सोचा कि वो पार्टिकल नेचर दिखाता है और दूसरा वेव नेचर। पार्टिकल नेचर उसका किससे कंफर्म हुआ बेटा, एक तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से कंफर्म हुआ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से उसका पार्टिकल नेचर कंफर्म हुआ बेटा। दूसरा कॉम्पटन इफेक्ट भी होता है, वो तुम्हारे कोर्स में नहीं है, ऐसे काफी सारे इफेक्ट हैं जिनसे कंफर्म होता है, लेकिन तुम्हें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट याद रखना है। वेव नेचर कहां से उसका कंफर्म हुआ है, वेव नेचर उसका कहां से कंफर्म हुआ है बेटा, है डिफ्रैक्शन। कॉम्पटन इफेक्ट से पार्टिकल नेचर कंफर्म नहीं होता है, सॉरी वेव नेचर होता है, ठीक है। यहाँ पे तुम लिख सकते हो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, एक लिख सकते हो ब्लैक बॉडी रेडिएशन वाला, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है, इससे भी कंफर्म होता था कि पार्टिकल है ना, पार्टिकल में से रेडिएशन होते हैं, एमिट करते हैं। वेव में आ जाओ, वेव में क्या है बेटा, एक तो डिफ्रैक्शन कर रहा था, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम देखा था हमने, डिफ्रैक्शन कर रहा था, एक रेडिएशन गया और तुरंत वेव एक फ्रीक्वेंसी की, एक वेवलेंथ की वेव आई और वो प्रिज्म में से पास होकर अलग अलग वेवलेंथ में टूट गई, तो वो डिफ्रैक्शन हुआ, डिफ्रैक्शन शो कर रहा था रेडिएशन, ठीक है। इसके बाद इंटरफेरेंस अलग अलग होगा उसका, बिल्कुल होगा सर, इंटरफेरेंस हो गया, ठीक है। ये सब चीजें क्या है बेटा, उसकी अपनी वेवलेंथ होती है वेव की, और सबकी हमने देखी कि हाँ वेवलेंथ होती है, तो ये लाइट रेडिएशन के कंफर्म करते हैं कि वो पार्टिकल नेचर था, वो वेव नेचर था, ठीक है। लेकिन क्या मैटर ऐसा होता है, ये तो लाइट रेडिएशन के लिए बात की हमने, तो इसके बेसिस पे हम बोर मॉडल, मतलब जो एटम का बोर मॉडल होता है वो हम नहीं बता सकते, क्योंकि बोर मॉडल में मैटर की कहीं ना कहीं बात आ जाती है, क्योंकि एटम के अंदर क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहेंगे, तो न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रल चार्ज, कोई उसके ऊपर चार्ज ही नहीं है, तो वो मैटर भी है, ठीक है, उसका कुछ मास है, वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, लेकिन चार्ज पार्टिकल नहीं है न्यूट्रॉन, तो वहां पे कहीं ना कहीं हम उसे पूरे एटम को रेडिएशन से वो नहीं कर सकते रिलेट, मैटर से रिलेट कर सकते हैं। मैटर क्या होता है बताओ, तुम लोग जानते हो मैटर क्या होता है, थोड़ा सा मास हो, थोड़ा या ज्यादा कुछ भी, और कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता हो स्पेस में, उसे मैटर कहते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने लाइट रेडिएशन के लिए पार्टिकल नेचर और वेव नेचर देखे, वैसे ही अगर वेव है तो उसकी वेवलेंथ भी होगी,
वैसे ही हम बोलेंगे कि हमने मैटर के लिए वेव नेचर और पार्टिकल नेचर देखने हैं। पार्टिकल नेचर होता है ये तो समझ में आता है, ठीक है। पार्टिकल नेचर में तुम जानते हो कि भाई अपना मास है, घूम सकता है, ठीक है। पार्टिकल नेचर है तो वो क्या किसी से टकरा भी सकता है, अकेला घूम रहा है, ये सब चीजें क्या शो करती हैं कि वो एक पार्टिकल है, उसका अपना एक मास है। लेकिन वेव नेचर कैसे कंफर्म होगा? सोचो, मैटर तो हमारी बॉडी भी क्या है बेटा, एक तरीके से मैटर में आती है, हमारी बॉडी आती है, हमारा सोल मैटर में नहीं आता है ना। इंटेलिजेंट साइंटिस्ट बनना है, फालतू का नहीं। ऐसा नहीं कह सकते कि अगर तुम कैलकुलेट करोगे इस बॉडी को खाली केमिकली अगर तुम लेते हो तो इसके अंदर 200 से 250 रुपए का सामान है, बस इतने की चमड़ी मिलेगी, इतने के दांत मिलेंगे, ठीक है। कैलकुलेट करोगे कि इतने ग्राम कैल्शियम है, इतने ग्राम ये है, इतने ग्राम ये है, ठीक है। तो 250-300 में हमारा शरीर खत्म हो जाएगा। लेकिन 250-300 से बहुत ज्यादा कीमती होता है क्योंकि अंदर सोल है ना। लिविंग और नॉन लिविंग में बस यही तो अंतर है। नहीं तो हर साइंटिस्ट फिर एक आदमी भी क्रिएट कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए हमारी बॉडी मैटर है, ठीक है। तो क्या हमारी बॉडी भी वेव नेचर दिखाती है? हाँ बिल्कुल दिखाती है। किसने बोला ये? किसने बोला? डी ब्रोगली ने बोला बेटा। तो सब हम टॉपिक क्या पढ़ने जा रहे हैं? डुअल नेचर ऑफ मैटर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। 1914 कंफर्म करता हूं मैं एक बार, सॉरी 1924 में डी ब्रोगली एक फिजिस्ट थे बेटा, ठीक है। प्रपोज्ड ए हाइपोथेसिस, और वो हाइपोथेसिस क्या था? एवरी पार्टिकल on moving shows wave nature। जब भी कोई पार्टिकल मूव करता है तो वो वेव नेचर दिखाता है। वेव नेचर होगा मतलब उसकी अपनी वेवलेंथ होगी, समझ में आ रहा है? अगर वेव नेचर दिखा रहा है मतलब उसकी अपनी एक वेवलेंथ होगी। और उसको बताने के लिए डी ब्रोगली ने इस एनालॉजी के बेस पे क्या बोल दिया कि ऑन द बेसिस ऑफ एबव एनालॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, अभी आ रहा हूं लौट के मैं इस पे। ऑन द बेसिस ऑफ एबव एनालॉजी डी ब्रोगली gave a relation of wavelength and mass and velocity, और वो रिलेशन था ये h/p and h/mv। p कुछ नहीं है बेटा, मोमेंटम है, ठीक है। देखो मोमेंटम किसका होता है? पार्टिकल का होता है, ठीक है। और वेवलेंथ किसकी होती है? वेव की होती है। तो इसने यही बोला, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर के बीच में ही रिलेशन डिराइव कर डाला। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। मोमेंटम किसका होगा? पार्टिकल का। P मींस मोमेंटम। वेवलेंथ किसकी होगी? वेव की। तो इन दोनों के बीच में इसने एक रिलेशन दे दिया, गिव अ रिलेशन ऑफ पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर, ठीक है। P क्या है बेटा? मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। और ये रिलेशन अगर तुम बात करने जाओ तो कैसा पार्टिकल होगा? एक पार्टिकल है जिसका मास है m, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उसका मोमेंटम आ जाएगा mv इक्वल टू mv। फिजिक्स में पढ़ा होगा तुमने, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला डिराइव कर दिया किसने? डी ब्रोगली ने। क्लियर? अब बात यहीं पे नहीं रुकी, ठीक है। बात कहां तक जाएगी? अब देखो ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है थोड़ा सा। तो फिर क्वेश्चन उठता है, ये जो इसने बोल दिया ना, इसके बेसिस पे वहां पे कुछ और साइंटिस्ट इकट्ठे हो गए,
कि भाई आपने बोल कैसे दिया, आपने क्या किया ऐसा? बोले मैंने कुछ नहीं किया, मैंने केवल दिमाग लगाया, सोचा है बैठ के, अलग अलग ऑब्जर्वेशन किए, कोई पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट नहीं किया, कोई पर्टिकुलर थ्योरी नहीं दी, कुछ नहीं दिया, केवल बोल दिया अपने ऑब्जर्वेशन से, रैंडमली बोल दिया कि हर पार्टिकल जब मूव करता है तो वेव नेचर शो करता है। तो क्या बड़ी बड़ी बॉडी जैसे हम हैं, ठीक है, मैं हूँ 6 फुट का 68 किलो का, जब मैं घूम रहा हूँ तो क्या मैं वेव नेचर दिखाता हूँ? ऐसे ऐसे थोड़ी घूमता हूँ, नहीं दिखाता ना, लेकिन उसके हिसाब से दिखाता हूं। तो उसने प्रूफ करने के लिए कुछ, उसने ये प्रूफ नहीं किया, ठीक है, ये डेविसन और जर्मर दो बाद में साइंटिस्ट हुए, इन्होंने ये कंफर्म भी किया, ठीक है। उससे पहले इनके पास आइंस्टाइन आए कि भाई ऐसे बोल तो दिया इसने, लेकिन मैं सोचता हूं थोड़ा, आइंस्टाइन उस समय सबसे ज्यादा बुद्धिशाली थे, तो कि मैं सोचता हूं कि क्या ये सही है, तो आइंस्टाइन ने थोड़ा सोचा और बोला हाँ इसने जो बोला है वो सही है। और इसने सही करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट दिए। अब हम एक्सपेरिमेंट तो नहीं कर सकते हैं, हाँ, लेकिन क्वेश्चन के बेसिस पे मैं तुम्हें ये समझा पाऊंगा कि वास्तव में हैवी बॉडीज भी वेव नेचर रखती हैं, लाइट बॉडीज भी वेव नेचर रखती हैं। अब वो कैसे रखती हैं, तो एक क्वेश्चन लिखो, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन लिखोगे तुम, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, मैं यहाँ पे क्वेश्चन को तुम्हें कॉन्सेप्ट समझाने के लिए यूज कर रहा हूं, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखो बेटा, what will be the wavelength of a ball? क्वेश्चन है what will be the wavelength मतलब lambda of a ball having mass 0.1 kg, ठीक है, 0.1 kg लिया है ये, और याद रखना अभी तो बहुत ज्यादा नहीं लिया, केवल 0.1 kg, 0.1 kg moving with a velocity, moving with a velocity, वेलोसिटी कितनी दी है जी? वेलोसिटी दी है 10 मीटर पर सेकेंड, कितनी दी है? 10 मीटर पर सेकेंड, और हमें लेमडा निकालना है। तो फॉर्मूला तो हमें पता है, लेमडा इक्वल टू एच अपॉन पी, और पी क्या होता है? कुछ नहीं, एम वी होता है। वैल्यू रखो 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 इंटू जूल सेकेंड डिवाइडेड बाय मास 0.1 kg दिया है, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड दी है, ठीक है। देखो ये 1/10 हो जाएगा, 10 to 10 कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास? ऊपर वैल्यू तो यही बची 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड, नीचे यूनिट्स बच रही हैं भाई साहब बहुत सारी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब मैं यहाँ पे एक बुद्धि लगा रहा हूं छोटी सी, क्या बुद्धि है वो? ऊपर और नीचे मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, एक यूनिट बनाता हूं। देखो जो जूल होता है ना, जूल होता है बेटा किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर इंटू पर सेकंड स्क्वायर, ये जूल होता है, ठीक है। तो मैं देखो क्या कर रहा हूं, मैंने ऊपर नीचे मीटर स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दिया, केवल इतना पार्ट ले रहा हूं अब सॉल्व करने के लिए, वैल्यू तो आ गई ये रही, ठीक है। ऊपर क्या है बेटा? जूल इंटू सेकेंड इंटू मीटर, नीचे क्या है बेटा? किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकेंड इंटू मीटर स्क्वायर। कोई डाउट नहीं है ना? इस सेकंड को क्या मैं इसके डिनोमिनेटर में लेके आ सकता हूं नीचे में? थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ठीक है, हाँ लेके आ सकते हो सर। तो यहां से उठाया ये और मैंने बेटा इसका मल्टीप्लाई कर दिया नीचे, तो ये क्या बन गया? नीचे किलोग्राम सेकंड पर सेकंड स्क्वायर और ऊपर क्या है? मीटर स्क्वायर। देखो यही है क्या? यही है, ऐसे ऐसे भी तो लिख सकता हूं, जूल, ऊपर क्या रह गया? मीटर स्क्वायर, नीचे एक तरफ मीटर लिख दो और एक तरफ लिख दो किलोग्राम मीटर स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर को यहां ऊपर भी लेके आ सकता हूं तो इनवर्स लग जाएगा, दैट्स ऑल। ये क्या है? जूल है और कुछ नहीं है। देखो ये क्या है? जूल है। नीचे तक दिख रहा है ना तुम लोगों को? ठीक है, मैंने ये कैलकुलेशन की, क्लियर? अब तो कोई डाउट नहीं है, नोट कर लिया? चलो ठीक, नोट कर लो बस इतना, अभी मैं ऊपर लिखूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को थोड़ा भूल गया था मैं, अब दिक्कत नहीं होगी, ठीक है बेटा। अब मैं ऊपर लिखूंगा, मैंने नीचे जो लिखा है वो यहां रिपीट कर रहा हूं बेटा। ऊपर क्या आया था? जूल मीटर स्क्वायर इंटू मीटर इंटू किलोग्राम
मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, चलो ये क्या बेटा जूल बन गया, इसकी जगह जूल लिख दूं, तो मैंने इसकी जगह अगले स्टेप में जूल लिख दिया। ऊपर क्या रह गया, जूल इंटू मीटर स्क्वायर, मीटर इंटू जूल, जूल टू जूल कैंसिल, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, यूनिट क्या बची, खाली मीटर बची। तो जो वेवलेंथ आई है, लेंथ की यूनिट लगेगी, वेवलेंथ में लेंथ की यूनिट लगेगी, तो आंसर क्या आ गया मेरा, यहीं पे ऐड कर रहा हूं मीटर, यूनिट क्या बचेगी, मीटर। इज इट क्लियर? तो तुम्हें एक नई चीज सीखने को मिली, जूल बराबर क्या होता है। ठीक है, ये आ गई। अब थोड़ा इसे ठीक से देखो, ये वेवलेंथ कैलकुलेट हुई है। ठीक है, अगर मैं एंगस्ट्रॉम में इसे कन्वर्ट करता हूं, चलो एक एंगस्ट्रॉम कितना होता है, एक एंगस्ट्रॉम होता है बेटा, है ना, 10⁻⁻8 मीटर, यही होता है। तो 1 मीटर में कितने हो जाएंगे, 1 मीटर में हो जाएंगे बेटा 10⁸ एंगस्ट्रॉम। जरा यहां पे क्या करना है तुम्हें, 1 मीटर की जगह केवल 10⁸ एंगस्ट्रॉम का मल्टीप्लाई कर दो यहां पे, दैट्स ऑल। क्या कर दोगे, 10⁸ का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लैम्डा आ गया 6.626 इंटू 10⁻34 में से 8 माइनस करो, जल्दी करो, पावर हमेशा जुड़ जाती है ना, तो -34 + 8 आंसर कितना आएगा, 34 में से 8 घटेंगे ही, एक माइनस का एक प्लस का, क्या आएगा -26 एंगस्ट्रॉम आ रहा है। इतनी कम वेवलेंथ की कोई भी वेव तुम्हारे स्पेक्ट्रम में लाई नहीं करेगी जो तुमने पढ़ा है, चेक कर लो। इतनी कम वेवलेंथ की लाइट 10⁻26 का मतलब हो गया, यहां 6 से पहले पॉइंट लगा, पॉइंट के 6 से पहले पॉइंट लगाओ और उस पॉइंट और 6 के बीच में 26 जीरो डाल दो, तो सोचो कितनी कम डिजिट हो गई। तो इतनी कम वेवलेंथ की लाइट तो स्पेक्ट्रम में लाई ही नहीं करती। तो मेरा इंस्ट्रूमेंट बोलता है कि वेव नेचर नहीं रखती है कौन सी बॉडी, जिसका मास 0.1 kg है, लेकिन फॉर्मूले से तो कैलकुलेटेड हो रहा है। ठीक है, इसीलिए डी ब्रोगली ने क्या बोला कि वेव नेचर होता है। हां, हम उसे सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट से कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। इसका प्रूफ कैसे हुआ, ये तो 0.1 kg का लिया है, सोचो अगर मैं अपना कैलकुलेट करूं तो ये तो और भी कम आएगी, 10⁻26 आ रही है, इससे भी कम आएगी। ठीक है, इसीलिए हम क्या कहते हैं कि हर किसी का वेव नेचर होता है। अब एक छोटे पार्टिकल के लिए कर लेते हैं, तो तुम्हें वो समझ में आ जाएगा कि छोटे पार्टिकल की लाई करती है, बिल्कुल लाई करती है स्पेक्ट्रम में, इसीलिए हम बोल देते हैं कि वो वेव नेचर रखता है, बड़ा पार्टिकल नहीं रखता है। लेकिन अब तुम पढ़े लिखे हो गए हो डी ब्रोगली को पढ़ने के बाद कि हाँ सब वेव नेचर रखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैं तुम्हें केवल समझाने के लिए यूज कर रहा हूं। क्वेश्चन है बेटा, द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन गिवन है, कितना होता है तुम ही बता दो, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, हैविंग वेलोसिटी या मूविंग विद वेलोसिटी, कितनी दी है वेलोसिटी, ये भी लिख लो, वेलोसिटी दी है बेटा 812 मीटर पर सेकेंड, 12 मीटर पर सेकेंड, इतनी वेलोसिटी दी है। फटाफट लैम्डा निकालो इसका, h/mv 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड रखोगे, मास रखो बेटा 9.1 इंटू 10⁻31 kg मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी 812 मीटर पर सेकेंड। इसे सॉल्व करोगे तो नैनोमीटर में आंसर लिख रहा हूं मैं, डायरेक्ट किसमें लिख रहा हूं, नैनोमीटर में, और आंसर मिलेगा तुम्हें 896.7 नैनोमीटर। ये आ गई वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन की, जब वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, 812 मीटर पर सेकेंड। तो देखो भैया 896.7 नैनोमीटर स्पेक्ट्रम में लाई करती है, तुम्हारी जानकारी के लिए जो हम पढ़ते हैं। 400 से 800 क्या होता है बेटा, विजिबल रीजन होता है, और 800 से ऊपर क्या चालू हो जाता है, 4000 तक क्या चालू हो जाता है बेटा, इंफ्रारेड रीजन। तो इंफ्रारेड रीजन में ही ये वेवलेंथ की वेव लाई कर रही होगी स्पेक्ट्रम के अंदर।
तो छोटे पार्टिकल का हम आसानी से स्पेक्ट्रम में ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन बड़े का ऑब्जर्व नहीं कर सकते। ठीक है, इसीलिए वो साइंटिस्ट को सब गलत लग रहा था, लेकिन वो सब वास्तव में गलत थे खुद में। डी ब्रोगली भाई साहब सही थे, और इसी के लिए डी ब्रोगली को नोबेल प्राइज मिला। और इसके लिए जो डेविसन और जर्मर ने जो एक्सपेरिमेंट किया और ये प्रूफ किया, ठीक है, कि वास्तव में वेव नेचर होता है, सभी मैटर का होगा, सभी मैटर के पार्टिकल्स का, कि वेव नेचर भी रखेंगे जब भी वो मूव कर रहे होंगे, हैवी हो चाहे कम हैवी हो। ठीक है, इसके लिए उनको भी नोबेल प्राइज मिला। समझ में आ गया? डी ब्रोगली तो खाली इतना ही इसी फॉर्मूले के लिए मिल गया। ठीक है, तो ये थी बेटा डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस। कंपटीशन वाले बच्चों के लिए हम कुछ और रिलेशन डिराइव कर लेते हैं। ठीक है, क्या रिलेशन डिराइव कर लेते हैं? एक तो हमें ये मिल गया लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी या एच अपॉन एम बी। ठीक है, एक लिख लो इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी डिराइव कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? जैसे एक मास, एक पार्टिकल है जिसका मास है m, मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? k इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगी। ठीक है बेटा, और p इक्वल टू क्या होता है? के क्या हो जाएगी? के इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। और हम जानते हैं मोमेंटम क्या होता है बेटा? m इंटू वी। ठीक है, यहां से v की वैल्यू निकालो, क्या होगी? v की वैल्यू हो गई p अपॉन m। इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसे इक्वेशन नंबर 2 दे दो। देयरफॉर इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी? काइनेटिक एनर्जी वाले में वैल्यू रख दो इसकी, v की, हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा? p स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर, m टू m कैंसिल, वैल्यू आ गई 1/2 p स्क्वायर अपॉन m। ठीक है, देयरफॉर बेटा p स्क्वायर आ जाएगा, ये आ गया ना बन के के ई इंटू पी स्क्वायर अपॉन 2m। के ई की जगह, काइनेटिक एनर्जी की जगह शॉर्ट में लिख लो बेटा, के से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो आगे मैं लिख रहा हूं पी स्क्वायर बन गया बेटा 2km एंड देयरफॉर बेटा p इक्वल हो जाएगा रूट ऑफ 2km। ठीक है, इस इक्वेशन में वैल्यू रख दो किसकी? p की, h अपॉन p की जगह ये वैल्यू रख दो तुम, रूट 2km। तो एक इक्वेशन किसके लिए? उस केस के लिए जब काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में बात हो रही है, तो फॉर्मूला ये भी बन सकता है h अपॉन रूट 2km। क्या ये तुम सॉल्व कर सकते हो? ये सब फॉर्मूले हैं और ये क्वेश्चंस भी हैं अपने आप में। ठीक है, अगर वो काइनेटिक एनर्जी के टर्म में पूछ लेता तो मैं डिराइव करना पड़ता, बोर्ड में नहीं आएंगे। 11th के वैसे क्वेश्चन नहीं है, कंपटीशन के लिए, लेकिन तुम अच्छे और इंटेलिजेंट बच्चे हो, इसलिए मैं तुम्हें ये सब एक्स्ट्रा पार्ट सिखा रहा हूं। ठीक है, ठीक है बेटा, एक तो ये हो गया। दूसरा केस है इसका इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। देखो मोनो एटॉमिक और डाई एटॉमिक गैस के लिए भी बात होती है, लेकिन हम वो बात यहां नहीं करेंगे क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही नहीं पूछे जाते हैं कंपटीशन में। ठीक है, कुछ टीचर्स कराते हैं लेकिन मैं जरूरी नहीं समझता, इसलिए मैं वो पार्ट छोड़ दूंगा। तो केस 2 लिख लो इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। ठीक है बेटा, तो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल तुम जानते हो कि यहां से, जैसे मेरे पास दो चार्ज प्लेट है, ठीक है, यहां से पार्टिकल इधर की तरफ मूव कर रहा है v वेलोसिटी से। ठीक है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, q इसका अपने ऊपर चार्ज है, तो जो वर्क डन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? वर्क डन क्या हो जाएगा बेटा? q, और यहां से पोटेंशियल डिफरेंस इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच, इस प्लेट और इस प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा होगा, q इंटू डेल्टा वी हो जाएगा। ठीक है, कुछ लोग इसे q भी लिख देते हैं, लेकिन q डेल्टा वी सही फॉर्मूला है वर्क डन का, ऐसे प्लेट्स, दो प्लेट्स के बीच में। ठीक है, लेकिन देखो जब ये इस पोटेंशियल को यूज कर रहा है तो कन्वर्ट किस में हो रहा है? काइनेटिक एनर्जी को ही तो यूज कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी को यूज करके ही तो वर्क डन दिखा रहा है। तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि काइनेटिक एनर्जी है वो किसके बराबर हो गई? यहाँ पे QV के बराबर हो गई। ठीक है, तो तुम्हें अभी हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया h अपॉन रूट 2km ऊपर, इसमें काइनेटिक एनर्जी की जगह क्या लिख दोगे तुम? QV लिख दो बस, सिंपल
h अपॉन √2m⁴v। कोई डाउट है इसमें? नहीं है? तो एक फॉर्मूला और बन गया इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, h अपॉन √2m⁴v। अब देखो अगर मैं इलेक्ट्रॉन के लिए बात करूं तो इलेक्ट्रॉन का मास फिक्स है 9.1 इंटू 10⁻31। क्यू मतलब उसका चार्ज फिक्स है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ठीक है, वो वैल्यू यहां पे रख दो तो तुम्हें पर्टिकुलर वैल्यू मिल जाएगी, खाली v की वैल्यू तुम्हें सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। लेकिन वो फॉर्मूला केवल इलेक्ट्रॉन के लिए एप्लीकेबल होगा, इसलिए वो यहां लिखने की जरूरत नहीं है, तुम खुद कैलकुलेट कर सकते हो, इतने तो तुम इंटेलिजेंट हो। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? अब देखो नेक्स्ट है ये कुछ फॉर्मूले थे। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूले थे बेटा जो डी ब्रोगली से क्वेश्चन पूछे जा सकते कंपटीशन में, और कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की, अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी तुम्हें अगर वेव नेचर समझना है कि बड़ी बॉडी वेव नेचर कैसे दिखाती है, तो मैं यहाँ पे एक तुम्हें क्रिस मूवी की एक क्लिप दिखा रहा हूँ छोटी सी, वो देखो, उससे समझ में आ जाएगा। ऋतिक रोशन ऐसे विलेन नसरुद्दीन शाह की तरफ चारों तरफ ऐसे मूव कर रहे हैं, फटाक से ऐसे दिखता है कि हाँ वेव गई है ना, क्योंकि उसकी स्पीड उतनी है। समझ में आ गया? डुअल बिहेवियर दिखा रहा है, पार्टिकल नेचर उसका मास अपना है ही, मोमेंटम अपना है ही पार्टिकल का, वेवलेंथ भी दिखा रहा है। ठीक है, इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, बाकी काम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे बेटा। थैंक यू।